बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे हमवतनों, रियासत जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों, कल 4 नवंबर का दिन था। हम एक ऐसे मुकाम पर मौजूद थे, वो तारीख साज मुकाम, जिस मुकाम की बड़ी अहमियत है, और उस मुकाम से और उस सरजमीन से बड़े आला और पाए के लोगों को जन्म दिया। मेरी मुराद कोट माते खान से है। 4 नवंबर को आज से 5 साल पहले हमसे वो शख्सियत अलविदा हो गई, रहलत पा गई, कि जिनका सियासत के अंदर, समाजी मामलात के अंदर और खिदमत खल्क के अंदर वो मुकाम है जो शायद सहाबाए कराम, तबा ताबीन और औलियाए कराम के बाद हैं। अगर इस कुर्राए अर्ज़ पर ख़ुसूसी तौर पर सियासत के अंदर जो तारीख़ मैंने पढ़ी है या जो मैं जानता हूँ, उसमें खालिद इब्राहिम साहब का सानी कोई और नहीं है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में। तो उस शख्सियत की बरसी पर हम कल वहाँ मौजूद थे। अफसोस के बात करने का मौका नहीं मिला, चूँकि जब भी कोई इस तरह का अहम दिन होता है तो वहाँ स्टेज सेक्रेटरी और मखसूस लोगों को स्टेज दे दिया जाता है और 2 मिनट का टाइम देता है, और 2 मिनट के अंदर बात तो क्या, बंदा सांस भी नहीं ले सकता। तो मैंने सोचा मैं अपनी दिल की आवाज़ जो है और तारीख़ के हवाले से एक वीडियो बनाकर मैं आवाम के सामने पेश करूं, और चंद बातें मैं गोशगुजार करना चाहता हूं। उन पर तबसरा ज़रूर होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन मेरी समझ के अंदर, मेरे जहन के अंदर जो बातें हैं वो मैं आवाम के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने उस दौर में, जिस दौर में बरतानिया के लिए जाना तो दूर की बात है, सोचना भी मुश्किल था, और बिलखुसूस हमारी कश्मीरी रियासत की आवाम जिस जुल्म और ज़्यादती और जिस बर्बारियत का शिकार थी वो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल जो है उससे नावाकिफ़ है। और दुनिया की तारीख़ में ऐसा कोई वक़ुआ नहीं मिलता कि जिसमें आवाम समेत ज़मीन को ख़रीदा गया हो। यह भी एक तारीख़ है कि ज़ालिमों ने आवाम ज़मीन को बेचा और ज़मीन को ख़रीदा, और ख़रीदने वालों ने ज़रख़ियत ग़ुलाम बनाकर 125 साल तक ग़ुलाम रखा। वैसे तो हमारी कौम की तारीख़ सदियों से चल रही है, लेकिन हर आम व ख़ास को ये पता है कि 1832 में जो तहरीक चली और ज़िंदा खालें खींची गई, ये भी बनी नौ इंसान की तारीख़ में पहला वक़ुआ है। इससे पहले तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता कि ज़िंदा इंसानों की खालें खींची गई हों, और फिर उसी दौरान हज़ारों लोगों की गर्दनें काट कर सरों के मीनार बनाए गए डिस्ट्रिक्ट संदूती के अंदर और पुंछ के अंदर। यह भी तारीख़ में कहीं नहीं मिलता, और इसमें यह कश्मीरी कौम की तारीख़ है और ख़ुसूसी तौर पर सदन कबीले की यह तारीख़ है। और इस जुल्म और ज़्यादती को देखते हुए गाज़ी मिल्लत ने अपनी बुनियाद रखी, और इसको आगे चलाने के लिए सबसे पहले नज़रियाती तौर पर जिस तरह लोग पाकिस्तान के मफ़क्र पाकिस्तान आलमा इकबाल की इज़्ज़त और कदर करते हैं, उन्होंने एक तसव्वुर रखा। तो हमारे कौम के एक बानी और एक हीरो बाबा कौम कर्नल खान मोहम्मद खान साहब आप पलंदरी ने उन्हीं नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए और कश्मीर की और रियासत की आज़ादी के लिए और ज़ालिम डोगरा और हुक्मरानों से बदला लेने के लिए उन्होंने सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाई, और फिर अपने लोगों को ये तरगीब दी कि आप तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, ताकि हम इल्मी मैदान में उन लोगों से मुकाबला कर सकें। और फिर अपने नौजवानों को बरतानिया फ़ौज में भर्ती करवाया, और ये प्लान की कि कल हमें आज़ादी के लिए अगर जंग लड़नी पड़ी तो मेरे कौम के नौजवान लड़ने के लिए तैयार होंगे। ये दो नज़रियात लेकर बाबा कौम ने कोशिश की और जदोजहद की। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश और जदोजहद, गाज़ी मिल्लत एक लायक हुनार तालिब इल्म थे। उन्होंने FSC करने के बाद अप्लाई किया महाराजा हरी सिंह की हुकूमत में, तो उनको स्कॉलरशिप मिली वो बारट ला करने के लिए। उस वक्त के लोग वलायत कहते थे, आजकल यूरोप, इंग्लैंड और इस तरह के मुख्तलिफ नामों से बात करते हैं, लेकिन उस वक्त पुराने लोग, हमारे बुज़ुर्ग वलायत के नाम से पुकारा करते थे। तो गाज़ी मिल्लत साहब ने जाकर वलायत में तालीम हासिल की, वहाँ से बारट ला करके आए।
ان کی محنت، ان کی جرت اور ان کے والد محترم جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنے بڑے عظیم، لائق، ذہین اور باجرت اور باغیرت بیٹے کو عطا کیا، تو انہوں نے بھی اپنی تمام فرض شناسی کے ساتھ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ بات میں کرتا چلوں، آج بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، انگریزوں کے کتے نہلانے کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ ہم یورپ کے اندر چلے جائیں، لیکن کئیوں کو نصیب ہوتا ہے، کئیوں کو نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں پڑاؤ نہیں کیا، بلکہ اپنی ریاست، اپنی قوم کے پاس آئے۔ میں واشگاف الفاظ میں یہ بات کرتا ہوں کہ غازی ملت اگر اس وقت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر اپنی ریاست، اپنے ملک میں نہ لوٹتے، تو وہ آج کم از کم اگر اور کچھ نہ ہوتا تو کسی انگلینڈ کے کسی شہر کے، بہت بڑے شہر کے، سٹی کے میئر ہوتے، اور کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے، اور ان کے بیٹے شایانہ زندگی، لشکری زندگی جو ہے وہ گزارتے۔ لیکن انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی، اس چیز کو چھوڑ کر وہ اپنی ریاست میں آ کر انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت میں ڈپٹی اٹارنی جنرل وہاں منتخب ہوئے، تعینات کیا گیا ان کو۔ جب انہوں نے وہاں حالات دیکھے تو بابا قوم کے کہنے پر انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا اور وہ سیاست میں آئے۔ سیاست میں آ کر انہوں نے الیکشن لڑا۔ ڈسٹرکٹ پونچھ جو ہمارا سدنوتی، راولاکوٹ اور باغ، یہ 3 ڈسٹرکٹ ہیں، اور پونچھ کا یہ چوتھا حصہ ہے، اور باقی 3 حصے جو ہیں وہ پونچھ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے۔ اس